गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रमानी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांश शुक्ला और मैं जियोग्राफी की क्लासेस आप लोगों को पढ़ाता हूँ। जियोग्राफी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री या लंबरिंग इंडस्ट्री इसको हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा मेन पॉइंट। मैं यही ब्लैक बोर्ड में आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम देखें, पशुपालन दो तरीके से होता है। पशुपालन की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है नोमैडिक और एक होती है रैंचिंग। नोमैडिक का मतलब आवारा किस्म की पशुपालन, या जो हम बोलते हैं जिनको चरवाहे, ये नोमैडिक वाली हर्डिंग होती है, ठीक है ना। अब जो नोमैडिक हर्डिंग होती है इसमें भी हम लोग दो तरह से करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो हम नोमैडिक हर्डिंग जो झुंड में हम लोग पशुओं को पाल करके चराते हैं और वापस से उनके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, या उनका जो एक्सक्रीशन हो गया, वो जो उत्सर्जन करते हैं गोबर वगैरह, ये हो गया, या फिर उनकी भेड़, जैसे भेड़ वगैरह पालन किया तो उनकी खाल हो गई, या उनके फर हो गए, उनके जो बाल होते हैं वो हो गए, जिनसे ऊन बनाते हैं हम लोग, वो हो गए। तो एक होती है जो नोमैडिक हम लोग ग्रुपिंग में करते हैं और दूसरी होती है जो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी। अब इन दोनों को पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं। नोमैडिक का मतलब ये हो गया कि जैसे चरवाहे जो हैं उन्होंने एक ग्रुप में कुछ पशुओं को पाल लिया, बकरी पाल ली, भेड़ पाल लिया या गाय भैंस पाल ली, ठीक है ना, और उनको चरा रहे हैं और चराने के बाद एक जगह पर ले जा करके उनका प्रोड्यूस, उनका जो उत्पादन है वो निकाल रहे हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो ऊन हो, चाहे उनकी खाल हो, चाहे उनको बाद में मीट के लिए बेच देते हों, ये सारी चीज़ें हों, ठीक है ना। तो ये हो गई नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग जो होती है बेसिकली क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग जो आप अगर देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। नोमैडिक हर्डिंग, हर्ड का मतलब होता है झुंड, नोमैडिक का मतलब आवारा। तो आवारा पशुओं का झुंड जो चराया जाता है उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ये बेसिकली सबसिस्टेंस टाइप की होती है। कैसी होती है? सबसिस्टेंस टाइप, मतलब ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, अपने पेट भरने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए की जाती है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होते हैं, बहुत मास स्केल पे नहीं होती है। ये लोग अपना पेट भरने के लिए कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में कुछ पशुओं का एक झुंड बना करके, उनका एक ग्रुप बना करके उनको चराते हैं। ये जो आपका लाइव स्टॉक होता है ये आपको बेसिकली ग्रासलैंड जो होते हैं, घास के मैदानों के सर्च में, उनके खोज में, घास के मैदानों की खोज में ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहते हैं। जहां कहीं पर इनको चारा मिलेगा, पशुओं का चारा मिलेगा, उधर की तरफ ये माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना रुपया नहीं होता है कि साल भर ये अपने पशुओं को एक जगह पर इकट्ठा करके बांध के रख करके खिला पाएं। तो ये जनरली डिपेंड करते हैं प्राकृतिक कुदरती रूप से उगने वाले चारे के ऊपर, ठीक है ना, कुदरती रूप से उगने वाले चारे के ऊपर। तो ये हर्डिंग जो है, नोमैडिक हर्डिंग, आपको ग्रासलैंड्स में दिखेगी, जहां घास के मैदान होंगे, ग्रासलैंड्स में दिखेगी। जैसे सवाना रीजन, सवाना का जो क्षेत्र है, यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका साहेल रीजन, साहेल रीजन में आपको मिल जाएगी
साहिल क्षेत्र में, ठीक है ना, जैसे देश जो है इनके माली, नाइजर, इथियोपिया, सूडान, चाड, है ना, ये सब देशों में आपको साहिल रीजन में मिल जाएगी। इसके अलावा सहारा के डेजर्ट वाले एरिया में, सहारा के डेजर्ट वाले एरिया में, मरुस्थल वाले एरिया में, सहारा वाले एरिया में भी आपको नोमैडिक हर्डिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसी तरह से ऊंट वगैरह का पालन जहां पर वेस्ट एशिया में किया जाता है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, वहां पर ऊंट वगैरह की नोमैडिक हर्डिंग, ऊंट और बकरियों की नोमैडिक हर्डिंग वहां पर की जाती है। इसी तरह से सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इन देशों पर रहने वाली बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग करती हैं और डिफरेंट काइंड के कैटल से डिफरेंट काइंड के पशु, लाइव स्टॉक को ले जा करके वो चराते हैं और चरा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये होती है नोमैडिक हर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं चरवाह वाली कृषि, ठीक है ना। जैसे कुछ अगर ट्राइब्स की बात करें, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो ये प्रैक्टिस करती हैं, तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में हम लोग देखेंगे, अगर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें जो ये प्रैक्टिस करती हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे जैसे बेडॉइंस या बद्दू जिनको बोलते हैं ना, ये आपके वेस्ट एशिया में आपको मिल जाएंगे, वही गल्फ कंट्रीज में ये आपको जनजाति मिल जाएगी बेडॉइंस की, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहां पर आपको किर्गीज मिल जाएंगे, जो किर्गीज लोग हैं, जो किर्गिस्तान में रहने वाले बेसिकली किर्गीज लोग जो हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको साउथ अफ्रीका की बात करें तो मसाई लोग जो होते हैं, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां पर मसाई जो ट्राइब हैं, ये ट्राइब्स जो हैं आपको ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी करती हुई, ये नोमैडिक हर्डिंग करती हुई दिख जाएंगी। ये चरवाहा कृषि करते हैं, इनको बोलते हैं चरवाहा पशुपालन, नोमैडिक हर्डिंग। ये बेसिकली चरवाहे टाइप की कृषि होती है, इनमें पशुओं को पालते हैं और कुदरती तौर पर उनको घास के मैदानों में ले जाकर के चराते हैं और वापस से इनके कई फायदे होते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, आप लोग इंडिया में भी देखे होंगे कई जगहों पर भेड़ों के ग्रुप्स बना करके ये लोग चराते हैं, बकरियों के ग्रुप्स ले जा करके ये लोग चराते हैं, ठीक है ना। तो इनके कई सारे फायदे ये होते हैं। पहली बात तो ये इनका जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस का मतलब जो इन पशुओं से हो रहा है, जैसे बकरी है तो उसका जो मिल्क हो रहा है, उनका मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, या बकरी का मिल्क का प्रोडक्शन तो बहुत कम है, वो उतना बेनिफिशियल उनके लिए नहीं होता है। बेनिफिशियल होता क्या है, तो बकरी की जो आप कह सकते हैं कि उसका मीट है ना, बकरी को मांस के लिए लोग बेचते हैं, ठीक है। बकरी का जो एक्सक्रीशन होता है, उसका जो एक्सक्रीशन होता है, जो उत्सर्जन करती है उसके लिए, तो जैसे अगर आप ग्रेट नदन प्लेन वाले रीजन में देखेंगे, वहाँ के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग बकरियों के रूप में की जाती है और बकरियों के 250, 300, 500 बकरियों का ग्रुप होता है और उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा करके माइग्रेट कराते हैं। यही हाल वो भेड़ों के साथ भी करते हैं। और होता क्या है कि जब जैसे किसी किसान के खेत में रात में ले जा करके उन्होंने उस पूरे ग्रुप को टिका दिया, तो उस किसान से वो पैसा लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने किसान के खेत में रात भर अपनी बकरियां रखी, तो किसान को पैसे देना चाहिए उनको, क्योंकि किसान ने अपनी ज़मीन दी उनको कि भाई अपने रात भर रुकने के लिए, 1 रात 2 रात रुकने के लिए आप अपनी बकरियों को 500 के ग्रुप को आप मेरे खेत में लिटा दीजिए, बैठा दीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, किसान पैसा देता है उनको। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि बकरियां जो होती हैं रात भर में उनके खेतों के लिए बहुत सारा एक्सक्रीशन करती हैं, यूरिनेशन करती हैं, है ना, और मल मूत्र का त्याग करती हैं, और वो एक रात में 500 बकरी किसी खेत में अगर बैठ जाएगी, भेड़ किसी खेत में बैठ जाएगी, तो वो नेचुरली उसके लिए फर्टिलाइज़र का काम हो जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो जाएगा और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाती है उस खेत की। इस वजह से किसान जो है उनको पैसे पे करता है इस चीज़ के लिए भी। और क्या करते हैं वो, तो मिल्क की जो सामान होते हैं वो कर लेते हैं, बकरी मर जाने पे उनकी खाल बेच लेते हैं, या अगर नहीं मरी है तो उससे पहले उसको मीट के लिए बेच लेते हैं, तो उनको इस तरह से उसको पैसा मिल जाता है। यही हाल वो लोग जो गाय या भैंस वाले लोग हैं, जो गाय भैंस वगैरह चराते हैं, उनके साथ भी होता है। तो ये एग्रीकल्चर का, ये एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, बहुत ही पुराना तरह का तरीका है। अब इसी नोमैडिक हर्डिंग में, इसी चरवाहे पद्धति में एक और चरवाहा पद्धति आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए ट्रांस ह्यूमन्स, ट्रांस ह्यूमन
ट्रांस ह्यूमन पद्धति क्या होती है? ट्रांस ह्यूमन पद्धति जनरली ऊंचाई वाले जो हायर एल्टीट्यूड के एरियाज होते हैं, खासकर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पद्धति ये फॉलो की जाती है, ट्रांस ह्यूमन पद्धति। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है जो वहाँ पर होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब बहुत ऊंचाई वाले हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में भेड़ है या बकरियों के ग्रुप जब ये लोग रखते हैं, चरवाहे जो होते हैं जो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी फॉलो करते हैं, तो सर्दियों के समय में बर्फबारी होती है और जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ये पहाड़ है और एक ऐसे पहाड़ है, इनके बीच की वैली वाला रीजन है, यहाँ पर प्लेन वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग चरा रहे हैं अपनी बकरियों को पहाड़ों के बीच में। अब होता क्या है, जब सर्दियाँ आती हैं विंटर सीजन में यहाँ बर्फबारी होती है और बर्फबारी जब होने की वजह से ये पूरे रीजन बर्फ से ढक जाता है और टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है यहाँ का। जब बर्फ से ढक जाएगा तो यहाँ पर ग्रास नहीं मिलेगी, घास नहीं मिलेगी, इनको फॉडर नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा बकरियों के लिए। तो विंटर सीजन में क्या करते हैं, ये माइग्रेट करके नीचे चले आते हैं। विंटर सीजन में ये नीचे की तरफ चले आते हैं, इन पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं और इनको नीचे वैली रीजन में घास मिल जाती है, ठीक है। और समर सीजन में क्या करते हैं, समर सीजन में वापस से जैसे समर आती है तो वापस से ये बर्फ मेल्ट हो जाती है और फिर से नई घास वहाँ पर सॉफ्ट ग्रास, पूरी ग्रीन ग्रास की चादर बिछ जाती है और वापस से ये अपनी बकरियों को, अपने भेड़ों को लेकर के पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और पूरे साल ये यही काम करते हैं। ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे, फिर नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और ये अब इनका कोई परमानेंट हैबिटेट नहीं होता, परमानेंट निवास स्थान इनका नहीं होता है। तो इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करने वाले लोगों को बोलते हैं हम लोग ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। ये जो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली बहुत सारी चरवाहे जो ट्राइब्स हैं पहाड़ों में रहने वाले वो करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में J&K नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग सब, ठीक है ना। ट्रांस ह्यूमन में इस तरह का फिगर बना लीजिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा, विंटर में ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ उतर आते हैं और समर में ये लोग पहाड़ों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए सिंबॉलिक तरीके से, या फिर आप जैसे मैंने बनाया इस तरह से लिख लीजिए, या फिर आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जैसे बकरवाल कम्युनिटी है, एक बकरवाल समुदाय है, ठीक है। ST हैं लोग, ट्राइब हैं और बकरवाल समुदाय यही फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ गद्दी जो ट्राइब है, गद्दी और बकरवाल जो हैं, ये दोनों ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। भेड़ों को और बकरियों को का एक झुंड बना करके ये जंगलों में घुमा करते हैं और सर्दियों के समय ये नीचे उतर आते पहाड़ों से और गर्मियों के समय ये पहाड़ों में ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये इससे अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में कई सारी ऐसी जो ट्राइब्स हैं वो इस तरह के कार्यों को करती हैं, इस तरह के कार्यों को करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में गड्डी बकरवाल हो गई, ठीक है ना। और वेस्ट एशिया में हम बात करें तो कुर्द जनजाति के लोग जो हैं वो भी ट्रांस ह्यूमन की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर लप जो कम्युनिटी है वो भी यही काम करती है, ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी को फॉलो करती है। गर्मियों में ऊपर जाएगी और सर्दियों में नीचे। ये जो विश्व की कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो ये ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी को प्रैक्टिस करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। अब इनमें ये बहुत तरह के जानवर अलग अलग जगहों पर पालते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, या तो शीप पालेंगे, या तो भेड़ का पालन करते हैं, या तो गोट यानी बकरी, यही दोनों चीजें करते हैं इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन जैसे साउथ अमेरिका में हम चले जाएंगे, तो या फिर आप सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे, तो यहां पर ये लोग याक के साथ यही सेम चीज करते हैं, याक के साथ यही सेम चीज करते हैं। यहां पर ये लोग लामा को लेकर के यही ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये एनिमल हस्बेंड्री में ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी को प्रैक्टिस करती हैं। जैसे साइबेरिया वाले रीजन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर ये लोग रेनडियर को वो करते हैं,
ठीक है ना। जो रेनडियर होता है उसके साथ ये एक्टिविटी करते हैं। सर्दियों में ऊपर की तरफ पहाड़ों में और ऊंचाई वाली जगह गर्मियों में और ऊंचाई वाली जगहों में पहाड़ों में चले जाते हैं और सर्दियों में ये नीचे उतर आते हैं। तो ये होती है ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी। ये भी एनिमल हस्बेंड्री का एक तरीका है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सारे तरीके जो हैं ये सबसिस्टेंस टाइप के हैं। सबसिस्टेंस का मतलब है सिर्फ जीवन निर्वाह किए जाते हैं। इनका उद्देश्य है अपने जीवन का निर्वाह करना, अपने जीवन के लिए भोजन जुटाना। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बहुत बड़े स्तर पर नहीं किए जाते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है, जब हमने बताया ना एनिमल हस्बेंड्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे पीछे चलते हैं, यहां पे हमने आपको बताया दो पार्ट ये थे हमारे, एक तो नोमैडिक हर्डिंग। तो अभी नोमैडिक हर्डिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ट्राइब्स पढ़ ली, वर्ड की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन से जानवरों को करती हैं, इसके बाद कौन कौन से रीजन में, क्षेत्रों में करती हैं। टुंड्रा में जैसे हमने बताया कि ये लोग रेनडियर के साथ करते हैं, साउथ अमेरिका में चले जाएंगे तो आप लामा के साथ करेंगे, सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे तो आप याक का इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर वैली में अगर आप चले जाएंगे तो आप यहाँ पर शीप और गोट को देखेंगे। इनके साथ जो गड्डी और बकरवाल समुदाय के लोग हैं वो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी को करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब अगर यही एनिमल हस्बेंड्री बड़े स्तर पर साइंटिफिक तरीके से और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से करनी जाने लगे, मतलब ये कॉमर्शियल तरीके से की जाने लगे, तो यही एक्टिविटी क्या बन जाती है आपकी, रैंचिंग बन जाती है, ठीक है ना। तो अब रैंचिंग और इसमें क्या अंतर होता है देखिए। अब देखिए रैंचिंग क्या होती है। रैंचिंग के लिए हमको एक छोटा सा फिगर बना के समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा एक फार्म लैंड है, बड़ा सा फार्म लैंड है, बहुत बड़ा फार्म लैंड हमारे पास ये एक है रैंचिंग के लिए। अब इस फार्म लैंड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। अब इस फार्म लैंड में हमने क्या किया, इन जो 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया ना, इन पार्ट्स को ही बोलते हैं हम रैंच या रैंचेस, ठीक है। और यहीं से ये वर्ड निकल करके आया है रैंचिंग। इनको हम कई कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए, इनका नाम है रैंचेस या रैंचिंग, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये एक कॉमर्शियल टाइप की एनिमल हस्बेंड्री है जिसका उद्देश्य होता है भारी मात्रा में आर्थिक लाभ कमाना, ठीक है ना। तो रैंच का मतलब है फार्म, रैंच का मतलब है फार्म, जिसमें एक ही फार्म को हमने कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। रैंचिंग जो होती है ये काफ़ी साइंटिफिक तरीके से की जाने वाली और लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव एनिमल हस्बेंड्री होती है। मतलब इसमें पैसा भी खूब लगता है और इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये रैंचेस में क्या करते हैं, मान लो कि इस रैंच में इन्होंने अपने जानवर रख दिए। अभी यहाँ पर गाय या जो भी इन्होंने पाला, गाय ही जनरली रैंचेस में पालते हैं लोग, है ना। तो रैंच में पाल दी इन्होंने गाय। अब इस रैंच में पूरे का पूरे घास है, ठीक है ना। अब ये खुली हुई गाय, इनको बांध के नहीं रखा जाएगा। आपने यूरोपियन कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड वगैरह में रैंचेस का कॉन्सेप्ट देखा होगा, खासकर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे रैंचेस का कॉन्सेप्ट आपको दिख जाएंगे, न्यूजीलैंड में दिख जाएंगे, ठीक है ना, कनाडा में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो रैंचेस में इन्होंने क्या किया, इस रैंच में गाय को बांधा और बाकी ये बंद है, बाड़े लगे हुए हैं इधर, ये बंद है। ये गाय सिर्फ इसी रैंच में रहेगी, इसी रैंच के अंदर, लेकिन खुली रहेगी, बांध के नहीं रखते हैं। और यहीं घूम घूम करके इसी फार्म की घास को वो खा रही है, हरी भरी बिल्कुल घास होगी, उसको खा रही है। अब जब इन गायों ने इस जगह की फार्म घास को खा लिया तो ये वाला रैंच खोल देंगे और ये गाय इस वाले फार्म में चली जाएंगी, फिर इस वाले के जब खा लेंगी तो इसमें चली जाएंगी। ऐसे करके साल भर इन्हीं 4 रैंचेस में इन गायों को घुमाते रहते हैं और वापस से इसको खुला छोड़ दिया। अब ये जब इसमें आ गई, इससे इसमें आ गई, तब तक जब तक यहां तक आई तब तक ये घास अपने मन से वापस से उग चुकी है। अब वापस से खोल दिया तो ये एक साइकिल इनकी बन गई, इस रेंज से इस रेंज में, इस रेंज से इस रेंज में, इससे इसमें, और जब तक इसमें आई तब तक ये वाली रेंज की घास वापस से उग गई, फिर जब इसमें आई तब तक ये वाली घास वापस से उग गई। इसको बोलते हैं रैंचिंग। लेकिन रैंचिंग जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि हाईली प्रोडक्टिव भी होती है और बहुत ही ज़्यादा कैपिटल भी इसमें लगता है, क्योंकि इसमें लैंड जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो लैंड जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर ग्रासलैंड वाले एरियाज़ में, घास के मैदान वाले एरिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। जैसे
प्रेयरीज में, जैसे स्टेपी में, प्रेयरीज कहाँ का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेपी रीजन में आपको रेंजेस, स्टेपीज, यहां पर आपको रेंजेस दिख जाएंगे। स्टेपी में क्या आ जाएगा आपका, जैसे यूरोप, यूरोप में अगर आप जाएंगे तो रेंजेस आपको रशिया में मिल जाएंगे, रशिया में रेंचेस आपको मिल जाएंगे। यूक्रेन में आपको बहुत सारे रेंचेस आपको मिल जाएंगे, यहां पर रेंचिंग होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्रेयरीज में जाएंगे, घास के मैदानों में, प्रेयरीज, तो प्रेयरीज कहां के घास के मैदान है बताइए। प्रेयरीज जो है ये आपके यूएसए के हैं, यूएसए और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली यूएसए और कनाडा, इन देशों में आपको रेंचिंग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप पंपास में जाएंगे, पंपास कहां के हैं, ये घास के मैदानों की बात हम कर रहे हैं सब, पंपास कहां के घास के मैदान हैं, तो पंपास आपके अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे यहां पे मिल जाएंगे। और ये सारे जो है ना आपके, ये टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, आप देख रहे हैं, ये टेम्परेट रीजन के ठंडे प्रदेशों के घास के मैदान हैं। गर्म वाले प्रदेशों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम सवाना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ रेंचिंग नहीं की जाएगी। इसका कारण मैं भी बताऊंगा आपको क्यों नहीं की जाएगी वहां रेंचिंग, ठीक है ना। इसके बाद आपके डाउन्स, डाउन्स जो ग्रासलैंड है, डाउन्स कहां पे मिलेंगे आपको, तो डाउन्स आपको मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में यहां पर भी रेंचिंग डाउन्स में की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको वेल्ड्स मिल जाएंगे, वेल्ड्स आपको कहां मिल जाएंगे, साउथ अफ्रीका में, वेल्ड्स आपको मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका के घास के मैदान, जो उनको वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको कैंटरबरी मिल जाएंगे, कैंटरबरी, कैंटरबरी कहां के घास के मैदानों को बोलते हैं, तो ये आपको न्यूजीलैंड के मिल जाएंगे। यानी इन घास के मैदानों में रैंचिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, रैंचिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब रैंचिंग इन्हीं चीजों में, इन्हीं देशों में क्यों ज्यादा विकसित है, इसके पीछे का कारण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, जो ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, इनमें जो रीजन है रैंचिंग यहां पर क्यों ज्यादा डेवलप्ड है, इसके पीछे का नंबर 1 रीजन अगर देखें तो लो टेम्परेचर, तापमान कम होता है। और जब तापमान कम होता है तो जो यहाँ की घास होती है ना, वो सॉफ्ट ग्रास होती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर लो है और रेनफॉल भी यहाँ लो होती है, रेनफॉल जो होती है वो भी लो होती है, कम होती है। टेम्परेचर कम है, रेनफॉल जो है कम है, इसीलिए ये ग्रासलैंड के लिए सूटेबल होते हैं। किसके लिए, घास के लिए। भाई अगर किसी जगह पर पानी की मात्रा अवेलेबल हो, लेकिन इतना ज़्यादा पानी ना हो कि वहाँ पर जंगल सरवाइव कर सके, तो वहाँ पर क्या होंगे, ग्रासलैंड होंगे। और जहाँ कहीं पानी है ही नहीं तो वहाँ डेजर्ट हो जाएंगे। जब पानी बिल्कुल ही कम है, मॉइस्चर है ही नहीं, तो वहाँ डेजर्ट हो जाएंगे। बट थोड़ा मॉइस्चर अगर है तो ग्रासलैंड डेवलप होंगे, और मॉइस्चर ग्रासलैंड वाले सिस्टम से ज़्यादा है तो ये आपके फॉरेस्ट डेवलप होंगे। लेकिन कौन से फॉरेस्ट, ये आपके सीजनल फॉरेस्ट जो होते हैं ये डेवलप होंगे, जिनको हम बोलते हैं कि जो गर्मियों के समय अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है ना, पर्णपाती वन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो डेवलप होंगे। और जब काफ़ी अमाउंट में हमेशा मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होंगे। ये एक स्टेज होती, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल नहीं तो डेजर्ट, थोड़ा मॉइस्चर है तो घास के मैदान यानी ग्रासलैंड, उससे थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर है तो आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन, और उससे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होंगे। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बारिश, रेनफॉल ज़्यादा नहीं, और रेनफॉल है भी तो मतलब प्रेसिपिटेशन है भी तो वो स्नोफ्लेक्स के फॉर्मेट में है। यहाँ पर सीधे बारिश कम होती है, बल्कि स्नो, बर्फ थोड़ा ज़्यादा गिरती है, तो उसके फॉर्मेट में यहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है इनको। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल होने की वजह से यहाँ ग्रास डेवलप होगी, घास अच्छे से डेवलप होगी। और यहाँ की घास जो होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी और न्यूट्रिशियस होगी। ट्रॉपिकल रीजन की घास की तरह यहाँ की घास नहीं होगी, वहाँ की घास ज़्यादा दुधारू होगी, ज़्यादा हरी रहेगी और उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट ज़्यादा रहेगा। हमारे यहाँ की घास कैसी होगी, सूखी होगी, बड़ी बड़ी झाड़ जैसी ग्रास होगी, जिसको ज़्यादा जानवर नहीं खाएंगे या जानवरों के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ है लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल होने की वजह से यहाँ की ग्रास जो होगी सॉफ्ट और न्यूट्रिशियस होगी, ठीक है।
दूसरी चीज है, अगर लो टेम्परेचर रहता है तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती। बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है, फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे आप देखिए ना, सर्दियों में अगर आप दूध वगैरह रखें तो वो ज़्यादा समय तक टिक जाता है, दही जल्दी खट्टा नहीं होता, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होती है। जबकि गर्मियों में बहुत जल्दी से दही दूध जो है आपका, अगर आप ज़्यादा गर्म ना करें, जल्दी से उसको केयर ना करें, रेफ्रिजरेटर ठंडी जगह पे ना रखें तो फट जाएगा, दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा खट्टा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ गर्मी वाली मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है, लो टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है। इस वजह से यहाँ के जानवरों को बीमारियाँ जो होती हैं, डिसीजेज जो होती हैं, वो कम होती हैं, या आप कह सकते हैं लो होती हैं। किसके कंपैरिजन में? वून जानवरों के कंपैरिजन में जो गर्म इलाकों में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के जो जानवर हैं, इनमें इन्फेक्शन वगैरह की संभावना, बैक्टीरिया फंगस की वजह से होने वाली बीमारियों की संभावना कम होती है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर वाले जो एरियाज होते हैं वो इन जो एनिमल्स होते हैं इनके लिए भी सूटेबल होते हैं, इनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो ये अच्छा चारा खा रहे हैं, अच्छी हेल्थ है तो अच्छा दूध देंगे, है ना, या अच्छा प्रोडक्शन देंगे, ठीक, मीट का कंटेंट इनमें ज़्यादा होगा। अगला रीज़न क्या हो सकता है? टेम्परेट रीजन जो है, यहां पर फॉडर अच्छा मिल जाएगा आपको। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू क्वालिटेटिव फॉडर, क्वालिटेटिव फॉडर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव फॉडर मतलब अच्छे किस्म के चारे की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव फॉडर, अच्छे किस्म के चारे की उपलब्धता। जैसे टेम्परेट रीजन में आप समझ रहे हैं कि कॉर्न वगैरह चारे के इस्तेमाल में किया जाता है। जो कॉर्न हम लोग जो यहाँ पर खाते हैं ना, ये वहाँ पर जानवरों को खिलाते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पर कॉर्न वगैरह का प्रोडक्शन अच्छा होता है। वो लोग सोयाबीन खिलाते हैं इनको, क्या खिलाते हैं? सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं चारे में। इसके अलावा कुछ देशों में इनको कैरेट वगैरह, गाजर वगैरह जो हैं, कैरेट ये काट के खिलाए जाते हैं। यानी इनको जो चारा दिया जाता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। इसके बाद सोरघम, सोरघम ज्वार है ना, ज्वार वगैरह का इस्तेमाल चारों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं इनको फॉडर या इनको जो चारा है ये भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इस वजह से इनकी मिल्चिंग कैपेसिटी जो होती है, दूध देने की जो इनकी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इन क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में या इन्हीं टेम्परेट कंट्रीज में क्यों एनिमल हस्बेंड्री डेवलप्ड है ज़्यादा? फोर्थ रीजन उसका ये है, यहाँ की सुपीरियर ब्रीड्स, सुपीरियर ब्रीड्स। सुपीरियर ब्रीड्स में क्या है? ब्रीड जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मिल्चिंग करेगी। मिल्चिंग का मतलब कितना दूध देगी वो। तो ब्रीड जो है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ की ब्रीड को साइंटिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ऐसी जीन्स का डेवलपमेंट किया गया है साइंटिफिकली कि वो गाय जो हैं 20-20, 25-25 लीटर दूध जो है आराम से देती हैं, इजीली देती हैं। जबकि इंडिया की अगर हम गायों के ट्रॉपिकल रीजन की जो देसी गायें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी मिल्चिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, ठीक है ना। तो 25 लीटर 30 लीटर दूध ये आराम से वो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो देते हैं। तो ब्रीड जो होती है वहाँ की अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड होती हैं, इसलिए मिल्चिंग भी अच्छी होती है उनकी। अगला अगर हम पांचवा रीजन देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल अच्छी है, पैसा अच्छा है। ट्रॉपिकल रीजन में या डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंसानों के लिए डॉक्टर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है अच्छे से, अभी भी इंसानों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है जितनी अच्छी, उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ ये लोग अपनी गाय भैंसों को देते हैं। मतलब रीज़न ये है कि डेडिकेटेड फार्म्स के लिए डॉक्टर्स हैं। मतलब ये नहीं कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, जैसे एक बड़ी सी फार्म है उसके लिए उन्होंने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है, वो वहीं पर रहता है और वो उन पशुओं की मॉनिटरिंग करता है। और मॉनिटरिंग भी कैसे हो रही है?
तो मॉनिटरिंग बहुत हाई इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा करके, जगह जगह पर थर्मोमीटर्स लगे हुए हैं। वो थर्मोमीटर क्या करते हैं, दूर से ही उन पशुओं का टेम्परेचर मेजर करते हैं, यहाँ तक कि उनकी यूरिन की क्वालिटी, उनके जो एक्सक्रीशन होता है, उनकी जो पॉटी होती है, उसको जांच करते हैं वो लोग कि इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, या जो उनके जो साइकिल होती है उसको वो लोग मॉनिटर करते हैं। साइकिल इन द सेंस कि कितना चारा वो खा रही है। अगर चारा नहीं खाया उसने, तो इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो इसके समय समय पर जांच होती रहती है, उनके टीके लगते रहते हैं उनको, ताकि कोई इन्फेक्टिशियस डिजीज ना होने पाए। जैसे हम लोगों के यहाँ रेबीज का टीका लगता है, जैसे हम लोगों के यहाँ टीबी का लगता है, टिटनेस का लगता है, इस तरह से उनके पशुओं के भी जो पशुओं वाली बीमारियां होती हैं उनको टीके लगते हैं, उनका इम्यूनाइजेशन होता है ना, वैक्सीनेशन होता है उनका। तो वैक्सीनेशन से उनको बहुत सारी बीमारियों से बचत मिल जाती है। तो ये होता है कि उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, जिससे वहां पर उनके पशुओं की हेल्थ फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है। किसका? स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ रीजन की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको हर जगह पर पॉइंट डालना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप्ड कंट्री है भाई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ही। फॉर एग्जांपल, इनके पास अच्छी कोल्ड चेन है, तो जैसे दूध प्रोड्यूस करें या मीट प्रोड्यूस करें, दोनों जो होते हैं एनिमल प्रोड्यूस जो होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत लंबे समय तक ये टिक नहीं सकते हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हमको कोल्ड चेन चाहिए। दूध को लंबे समय तक टिकाने के लिए हमको क्या चाहिए? कोल्ड चेन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो इनके पास क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, चाहे मीट हो चाहे वो मिल्क हो, इन सब के लिए रेफ्रिजरेशन, कोल्ड चेन्स हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अच्छी हैं, रोड्स अच्छी हैं, रेलवेज अच्छे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होने से मार्केट तक चीज़ें बहुत जल्दी से बिना खराब हुए ही बहुत तेज़ी के साथ पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। इस वजह से भी आपकी रैंचिंग की जो इंडस्ट्री है, जो साइंटिफिक आप कॉमर्शियल जो पशुपालन है, वो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा विकसित है, विकसित देशों में ही ज़्यादा विकसित है। ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, 7th नंबर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है? कैपिटल अच्छा है इन लोगों के पास में। तो जैसे अभी दूध की अगर हम रेट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फूड प्रोसेसिंग जो होती है ना, ये किसी भी खाद्य में वैल्यू एडिशन का काम करती है। किसका काम करती है? वैल्यू एडिशन का। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बताऊं, इस समय मान लीजिए कि 1 लीटर दूध जो है भारत में, 1 लीटर दूध 65 रुपीज का है। मान लीजिए 65 रुपीज का 1 लीटर दूध है, लेकिन अभी इसी दूध को हम प्रोसेस कर लें तो इसी दूध से बनने वाला मिल्क पाउडर जो होगा, उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो हम लोग इसी को हम लोग कन्वर्ट कर दें आइसक्रीम में, तो उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है ना। इसी से हम लोग बटर बना लें, इसी से हम लोग चीज बना लें, चीज में कन्वर्ट कर दें, इसी को हम लोग पनीर में कन्वर्ट कर दें। तो ये चीजें फूड प्रोसेसिंग में क्या करेंगी? वैल्यू एडिशन करेंगी, इस दूध की क्वालिटी, इस दूध की वैल्यू को बढ़ा देंगी। भारत में मिल्क की में तो फिलहाल कह सकते हैं आपकी प्रोसेसिंग अच्छी हो रही, बट और जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उनमें फूड की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जैसे गेहूं की अगर हम बात करें, 1 किलो गेहूं कितने में मिलेगा? 25 रुपए, चलिए मान लेते हैं, चलिए 25 रुपीज़ मान लेते हैं, या हम 30 रुपये लेट से मान लेते हैं। अच्छी क्वालिटी का गेहूं 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। बट अगर इसी गेहूं को अगर हम पॉरेज के फॉर्म में, दलिया में कन्वर्ट कर दें, तो यही 1 किलो दलिया जो होगी आराम से आपकी 70-80 रुपीज़ की बिक जाएगी इंडियन मार्केट में, इवन 100 रुपीज़ की भी बिक जाएगी, इवन कुछ ब्रांड्स इसको 150 रुपीज़ की भी बेच देंगे। अब देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग का क्या महत्व है। 30 रुपए के गेहूं को 150 रुपए तक पहुंचा दिया, या इसी गेहूं से उन्होंने सैमोलिना बना दिया, सूजी बना दी। अब जो सूजी बना दी, गेहूं से ही तो बन रही है,
अब ये सूजी क्या 30 रुपए किलो बिकेगी? नहीं, 100 रुपए किलो, 120 रुपीज पर केजी, इस हिसाब से बिकेगी। तो फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है, उस वैल्यू में एडिशन मिल जाता है, मतलब उसमें उसकी वैल्यू को, उसके पैसे को हम बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज ये काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे ये अपना मिल्क जो प्रोड्यूस कर रही हैं, इसका ज़्यादातर मिल्क जो है ये प्रोसेस कर रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज में नेस्ले वगैरह के जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, ये देखिए आप कितना ज़्यादा मिल्क पाउडर बेच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड मिल्क पाउडर बेच रहे हैं। बच्चों को पिलाने के लिए अलग से मिल्क पाउडर है, और चाय में डालने के लिए अलग से मिल्क पाउडर है, एडल्ट्स के लिए अलग से मिल्क पाउडर है, सब उससे कन्वर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, बटर, चीज़, है ना, और ये आपका क्या बोलते हैं, टोफू, ये सब बना रहे हैं, और इन सबको हाई प्राइसेस में दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके बेच रहे हैं। भारत में इस चीज़ का अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, या डेवलपिंग कंट्रीज में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। ये एक रीज़न है कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है, कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री का अभाव है। तो ये सारे रीजंस हैं कि क्यों विकसित देशों में ही एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा विकसित है, जबकि विकासशील देश अभी भी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब अगर इसी के सारे पॉइंट उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि क्यों हमारे देशों में, या फिर ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल कंट्रीज की क्या क्या समस्याएं हैं, कि वहां पर क्यों एनिमल हस्बेंड्री विकसित नहीं है। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें देखिए, पहली बात तो क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। हॉट एंड ह्यूमिड की वजह से हो क्या रहा है, कई सारे कारण हैं। एक तो यहाँ का फॉडर, जब गर्म प्रदेश की घास होती है वो क्या होगी, सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि हार्ड होगी, और कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी घास होगी। इसलिए क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशस नहीं होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होगी, न्यूट्रिशन लेस होगी ये, ठीक है। पेट भरने के लिए तो जानवरों को खिलाई जाएगी, बट इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। और क्या होगी, हॉट एंड ह्यूमिड होने की वजह से बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, फंगल ग्रोथ होगा, तो बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा होंगी। तो यहां के जानवर जो हैं ये बीमार बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। डिसीजेस, यहां के जानवर क्या रहेंगे, बीमार बहुत ज्यादा रहेंगे। अगली चीज है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो कैपिटल की अभाव है, कैपिटल का अभाव है, पूंजी का अभाव है। यहाँ के जो किसान हैं वो जनरली क्या है, सबसिस्टेंस टाइप के किसान हैं, उनकी लैंड जो है छोटी है, तो वो रैंच नहीं बना सकते अपनी लैंड में कि भाई इनकी लैंड जो है उसमें 1/3 पोर्शन में जानवर केवल चर रहे हैं और बाकी के 2/3 पोर्शन खाली पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते, वो छोटे किसान हैं, वो इतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं कर सकते, उनके पास ना ज़मीन है ना ज़्यादा पूंजी है। वो डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते अपने पशुओं के लिए कि भाई एक परमानेंट डॉक्टर अपॉइंट कर दिया, उनके पशुओं की हेल्थ का देख रेख कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा नहीं उपलब्ध करा सकते थे ना। तो ये पूंजी का अभाव है, और ये पूंजी का अभाव इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख जाएगा आपको। इसकी वजह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कोल्ड चेन का अभाव होगा तो जो दूध होगा उसको बहुत लंबे समय तक उसकी शेल्फ लाइफ ये लोग बढ़ा नहीं पाएंगे। पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाएगा, और जल्दी खराब होने के डर से ये लोग उस दूध को कंज्यूम कर जाएंगे, खा जाएंगे, है ना। तो जल्दी रॉ मटेरियल में ही दूध को कंज्यूम कर जाएंगे, उसको वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग तक ले ही नहीं जाएंगे। इस वजह से उस चीज़ की मार्केट वैल्यू हमें अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो ये रीज़न है। दूसरी बात है, जब हमें इसी दूध को बहुत दूर तक पहुंचाना होगा, जब हमको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ इतना अच्छा है नहीं, है भी तो उसकी कॉस्ट महंगी है, इसलिए दूध बहुत महंगा होकर के आगे जाएगा। इस वजह से भी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी। जब गरीब जनता ज़्यादा है तो दूध और इसके प्रोडक्ट को अफोर्ड करने में इसको दिक्कत होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसको क्या लगेंगे, महंगे लगेंगे, चीप नहीं लगेंगे, ठीक है। ये सारे रीज़न है। दूसरी बात है, जो एनिमल हस्बेंड्री है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वो बेसिकली सबसिस्टेंस टाइप की है, जीवन निर्वाह टाइप की है, और इसको एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह लिया जाता है कि किसी किसान के पास अगर कोई खेती कर रहा है, कोई किसान, तो कृषि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए वो पशुओं को पाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो
वो एक इंश्योरेंस की तरह पशुपालन को लेता है कि उसके पास 2-3 बीघे की जमीन है, 1-2 एकड़ की जमीन है, 3-4 एकड़ की जमीन है। ज़्यादातर भारत में जो किसान है 80% 82% किसान वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना। 85% जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 एकड़ से कम की ज़मीनें हैं। वो किसान है, छोटी पूंजी वाले किसान हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह पशुओं को पालते हैं कि मान लो उनकी फसल फेल हो गई तो हमारे पास पशु तो रहेंगे, दूध बेच के अपना खर्चा चला लेंगे, या एक आधा पशु बेच देंगे हम अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ी पैसे की। तो उनके पास बहुत सारे पशु नहीं है कि वो 60, 70, 80 या 100 पशुओं को पाल रहे हैं, नहीं, ये ऐसे किसान बहुत कम हैं। ठीक है, ऐसे फार्म वाली जो डेयरिंग होती है वो बहुत कम है, डेयरी इंडस्ट्री। ज़्यादातर लोगों के पास 2-4, 1-2 पशु पाल रहे हैं और वो उससे अपना भोजन भी कर रहे हैं, मतलब उसका दूध वगैरह आप खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, और जो सरप्लस होता है उसको बेच देते हैं। तो इकोनॉमिक टाइप नहीं है, बल्कि ये जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, ये बस अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, ट्रॉपिकल रीजन जो है, यहाँ फॉडर की क्राइसिस है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, फॉडर क्राइसिस है। फॉडर क्राइसिस क्यों है, क्योंकि जब किसान के पास जमीन लिमिटेड है, हमने बताया ज़्यादातर किसान यहाँ के स्मॉल और मार्जिनल हैं, तो वो जो खेती करेंगे अपना पेट भरने के लिए पहले उसमें अन्न उगाएंगे, ना कि पशुओं को खिलाने के लिए चारा उगाएंगे। उनकी प्रायोरिटी अपना पेट भरना है पहले। यानी ज़मीन जब लिमिटेड है तो उस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर वो आप कह सकते हैं सेरेल्स उगाएंगे, अनाज उगाएंगे, ना कि पशुओं के लिए चारा उगाएंगे। इसलिए चारे की समस्या भी है। अनाज से जो बचने वाली चीज़ें हैं वो पशुओं को खिला देते हैं। जैसे गेहूं बोया, वीट बो दिया उन्होंने, और वीट बोने के बाद गेहूं उसके काट लिए, अलग कर लिया, और वीट की जो स्टेपल बच गया उसको उन्होंने खिला दिया जानवरों को, वीट का स्टेपल बचा हुआ। इसी तरह से जो पैडी क्रॉप उन्होंने लगाई, धान की फसल करी, और धान का जो स्टेपल पार्ट है, धान काटने के बाद जो स्टेपल बचा उसको उन्होंने जानवरों को खिला दिया। यानी ये डेडिकेटेड चारा नहीं बो रहे हैं उनके लिए, बल्कि जो अपने खाने से बचा हुआ चीज है वो खिला करके अपना पेट भर रहे हैं, अपने जानवरों का पेट भर रहे हैं। तो एक तरह से सबसिस्टेंस टाइप का, जीवन निर्वाह टाइप की पद्धति ये लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में फॉडर की क्राइसिस है। न्यूट्रिशनल, अच्छा बढ़िया पोषक चारा पशुओं को मिल ही नहीं पाता है। जैसे वहाँ के किसान डेवलप्ड कंट्री के क्या खिला रहे हैं उनको, कॉर्न खिला रहे हैं, मक्का, ठीक है ना। जो बेबी कॉर्न आप लोग यहाँ पर बहुत हेल्थ कॉन्शियस होकर के खाते हैं वो अपने जानवरों को खिला रहे हैं। जो सोयाबीन आप लोग यहाँ खाते हैं वो अपने जानवरों को खिला रहे हैं। वहाँ के सुअर जो होते हैं वो बोरियों में भर भर करके सोयाबीन खाते हैं, है ना। जो पिग फार्मिंग वो लोग करते हैं उसमें वो लोग ये खिलाते हैं। जो यहाँ की सब्जियां बना बना करके लोग सोयाबीन खाते हैं, सोया चंक्स खाते हैं, ये वहाँ के सुअरों को खिलाया जाता है। इस तरह का न्यूट्रिशन फूड है। वहाँ गाजर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कि गाजर काट काट करके जानवरों के आगे डाल दिया जाता है। तो इस तरह का भोजन इंडिया में कहाँ अवेलेबल है भाई, ट्रॉपिकल रीजन में कहाँ अवेलेबल है। यहाँ के किसान तो अपना पेट भरने के लिए पशु पाल रहे हैं भाई, पशुओं को इतना अच्छा चारा कहाँ से खिला पाएंगे। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो रैंचिंग है, ये जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो कॉमर्शियल जो आपका कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, ये ट्रॉपिकल या विकासशील देशों में उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। तो इसीलिए इसका मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है ये नोमैडिक टाइप की एग्रीकल्चर है, नोमैडिक टाइप की हर्डिंग है, नोमैडिक टाइप का एग्रीकल्चर है, जीवन निर्वाह टाइप की पशुपालन है, ना कि रैंचिंग या बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड फार्मिंग इन जगहों की है। समझ गए। तो ये दोनों जगहों की फार्मिंग में अंतर है। अब वर्ल्ड मैप में अगर हम देखेंगे, एक बार पीछे फिर से चलते हैं कि कहाँ कहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डेवलप्ड है। तो इसी वर्ल्ड मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट को। जैसे ये यूएसए वाला, यूएसए और कनाडा वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको रैंचिंग डेवलप्ड मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, यहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह, यहाँ पर मिल जाएगी रैंचिंग डेवलप्ड मिल जाएगी। यूरोप की कंट्रीज में आपको बढ़िया रैंचिंग डेवलप मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड वगैरह जो है इसमें बहुत आगे हैं, यहाँ रैंचिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी अमाउंट में रैंचिंग मिल जाएगी, और न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इन जगहों पर आपको रैंचिंग मिल जाएगी। अदरवाइज बाकी सारी जगहों पर आपको सबसिस्टेंस टाइप का पशुपालन ही आपको ज़्यादा दिखेगा, रैंचिंग नहीं दिखेगी। हाँ, यहाँ पर डेयरिंग दिख जाएगी आपको, फार्म एग्रीकल्चर दिख जाएगा। फार्मिंग का मतलब ये है, फार्म एग्रीकल्चर का मतलब है कि कुछ फार्म्स का डेवलपमेंट हुआ है लेकिन रैंचिंग नहीं मिलेगी। फार्म्स का मतलब ये है कि
फैक्ट्रीज में या फिर फार्म बना करके लोग जो हैं छोटे से एरिया में फार्म बना करके उसमें 100 से 150 200 पशुओं का फार्म, कोई कोई और बड़े भी हैं, इनका फार्म डेयरिंग ये लोग कर लेंगे, लेकिन रैंचिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना। फार्म डेयरिंग जो है वो एक अलग वो है। फार्म डेयरिंग का मतलब एक फार्म बनाया जाएगा, उसमें आप टीन शेड या जो भी जिस तरह से एक टेम्पररी एक सेटअप बना देंगे और उसमें आप क्यू बना देंगे। क्यू का मतलब कतार, ऐसे लाइन बना देंगे और क्यू में इधर जानवर है, इधर जानवर है, इधर जानवर है, इसी में आपने चारा डाल दिया, इन क्यू में चारा पड़ा हुआ है, ये लोग खा रहे हैं, ऐसे इसको बोलते हैं फार्म डेयरिंग, है ना। ये तो ये इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, बट रैंचिंग के आपको वो नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो ये होती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री, जिसके बारे में हमने बात की। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एग्रीकल्चर। अब हम कृषि की बात करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली इसकी एलाइड एक्टिविटीज की, थोड़ी बात कर ली थी। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि पे, प्योरली एग्रीकल्चर की बात करते हैं। कृषि की बात करते हैं। अब देखिए कृषि में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कृषि। कृषि में सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कौन सा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसके बहुत अलग अलग नाम है वर्ल्ड वाइड, है ना। जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती पहले ये समझ लीजिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है ये बेसिकली बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की, बहुत पुरानी, बहुत प्राचीनतम तरीके की पद्धति है जिसको वर्ल्ड में कुछ ट्राइब्स हैं जो आप फॉलो कर रही हैं, कुछ जनजातियां ही फॉलो कर रही हैं। इसमें क्या होता है, ये ट्राइब जंगलों में रह रही हैं, तो जंगल का जैसे पूरा का पूरा एक एरिया है, उसमें एक छोटे से पैच में ये लोगों ने क्या किया, उस जंगल को काटा, साफ किया, जंगल को काटा और साफ किया और यहां पर टेम्पररी रूप से इन्होंने कोई फसल बो दी, टेम्पररी रूप से फसल बो दी और टेम्पररी रूप से फसल बो दी, साल 2 साल वहां पर फसल ली, उसके बाद वहां से ये लोग मूव कर गए, आगे हट गए, फिर आगे वाले जंगल को साफ किया, यहां पर फिर से बो दी और फिर इसको 2-3 साल यहां पे उगाई, फिर आगे बढ़ गए। ये होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग का मतलब एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बल्कि शिफ्ट होकर के अलग अलग जगहों पर कृषि की जाए। अब इसमें ये लोग करते हैं, जंगलों को साफ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग आग लगा देते हैं, इसीलिए इसको स्लैश एंड, इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। क्या क्या नाम है दूसरा नाम इसका, स्लैश एंड, तो इसका दूसरा नाम इस नाम से भी पूछा जा सकता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। काटो और जलाओ कृषि, काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसको हम बोलते हैं बुश फैलो एग्रीकल्चर। कौन सी? बुश फैलो, इसी का नाम है, ठीक है। इसका तीसरा नाम है बुश फैलो एग्रीकल्चर। बुश का मतलब झाड़ी, फैलो का मतलब है एक परती जमीन, फैलो लैंड जिसको ऐसे छोड़ दिया गया हो, है ना, एग्रीकल्चर जिसमें ना की जा रही बल्कि फैलो छोड़ दिया गया हो, तो ये होती है शिफ्टिंग। या इसका एक और नाम है हो एग्रीकल्चर, HOE, हो कृषि, हो एग्रीकल्चर। ये सब इस कृषि के नाम है अलग अलग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हो एग्रीकल्चर, बुश फैलो एग्रीकल्चर, ये एक ही कृषि के नाम है ना। ये कृषि जो होती है बेसिकली जीवन निर्वाह टाइप की कृषि है, सब्सिस्टेंस टाइप की एग्रीकल्चर है और इसको कुछ ट्राइब्स जो है वर्ल्ड में ये फॉलो करती हैं। जैसे इसी को अगर हम अपने भारत में देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब हम जाएंगे, उत्तर पूर्वी भारत में जब हम जाएंगे तो वहां के जो कुछ ट्राइब्स करती हैं उसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं, झूम कृषि, झूम एग्रीकल्चर, इसी का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? झूम कृषि। और वर्ल्ड वाइड इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर दुनिया में इसको जाना जाता है। जैसे आपका कहीं पर लदांग है, कहीं पर आपका
चांगिन है, कहीं रे है, कहीं तुंग्या है, कहीं मिल्पा है, कहीं कोनुको है। इस तरह के अलग अलग नाम वर्ड के अलग अलग रीजन्स में जाने जाते हैं। अभी वो पूरी लिस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट डाउन करा दूंगा कि वर्ड में विश्व के अलग अलग जगहों पे इसके क्या क्या नाम हैं, ठीक है ना। अब इस कृषि में किया क्या जाता है, तो इस कृषि में जनरली जो ट्राइब्स होती हैं वो 2 से 3 साल में एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। अब इसके इन्वायरमेंटल बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि जंगल की कटाई करना, है ना। इस कृषि में जंगलों का बहुत तेजी से कटान होता है और उस जगह पर आग लगा देने की वजह से वहाँ के जंगल की प्रोडक्टिविटी जो होती है, मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी वैसे भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जीवन निर्वाह टाइप की होती है। इसमें मक्का बो दिया उन्होंने, थोड़े बहुत चावल के मक्का बो दिया, थोड़ा बहुत मोटा जो अनाज है ज्वार बाजरा वगैरह ये सब बो लेते हैं, केला वगैरह बो दिया। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से कृषि नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई मैकेनाइज टूल नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे ही जो हाथ से चलने वाले टूल होते हैं ना, फावड़ा, कुदाल, खुरपी वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब का इस्तेमाल करके अपने जीविकोपार्जन के लिए ये लोग कृषि करते हैं। जैसे इस तरह की कृषि में लोग क्या करते हैं, मिलेट बो दिया, मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, है ना, ये सब बो दिया। या फिर उन्होंने मक्का बो दिया, मेज, यही सब 2-4 फसलें होती हैं जो लोग ज़्यादातर बोते हैं। या फिर उन्होंने केला, बनाना बो दिया, स्वीट पोटैटो बो दिया, ठीक है। इस तरह की जो फसलें होती हैं, इस तरह की फसलें ये लोग इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। भारत में कई जगहों पर ये प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। वो भी अब बहुत कम हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसमें डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। डिफॉरेस्टेशन में जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा से तेज़ी से होती है, जंगल बहुत तेज़ी से ख़त्म होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपने एक लैंड को 2-3 साल में काट के ख़त्म कर दिया और 2-3 साल में आप शिफ्ट कर गए, लेकिन वापस से उस जंगल को रीजनरेट होने में उस जगह पर 20-30 सालों का समय लग जाता है। तो इस तरह से जंगलों की कटाई और आग लगने की वजह से कभी कभी वो आग इतना फैल जाती है कि जंगलों की आग फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है और बहुत वास्ट एरिया को जला करके राख कर देती है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी की प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाती है। जब आप ज़मीन में आग लगाते हैं तो मिट्टी की परतों में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं वो मर जाते हैं, कीचुए वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो सब मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी बहुत ही खतरनाक होती है। और सॉइल इस जगह पे जब ये झूम के एग्रीकल्चर करके उस जगह से शिफ्ट हो जाते हैं तो सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, है ना। तो ये इस बुश एंड फैलो एग्रीकल्चर के कुछ नुकसान हैं, ठीक है। अब जरा कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए, एक तरफ आप लिखिएगा। अब देखिए वर्ड में अलग अलग जगहों पर इसके क्या नाम है, तो ये पूरा चार्ट मैं बना रहा हूं, ये चार्ट बहुत ही अच्छे से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे इस एग्रीकल्चर को हमने बताया ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में इसका नाम है, यहां लिखिए इंडोनेशिया, इधर कंट्री लिख लीजिए और उधर नाम लिख लीजिए, लोकल नाम, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको बोलते हैं लदांग। क्या बोलते हैं? LADANG, लदांग के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसी को चांगिन का नाम दिया जाता है। फिलीपींस में इसी को चांगिन के नाम से जाना जाता है, चांगिन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, स्टेट सर्विसेज बहुत बार आया है, तो ये क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वियतनाम में इसी कृषि को, वियतनाम में एग्रीकल्चर को हम लोग, झूम एग्रीकल्चर को या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रे के नाम से जानते हैं, RAY, रे, ठीक है। म्यांमार में इसका नाम है, फटाफट लिखते जाइए साथ में, म्यांमार में इसका नाम है तुंग्या, TUNGYA, तुंग्या, ठीक है। म्यांमार में इसका नाम है तुंग्या। इसके बाद मेडागास्कर में इस एग्रीकल्चर को बोला जाता है तावी। मेडागास्कर में इसको बोलते हैं तावी, ठीक है।
इसके बाद सेंट्रल अफ्रीका, बेसिकली जायरे वाले रीजन में इसको बोला जाता है, जो जायरे सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन है उसमें इसको मसोले बोला जाता है। लिखिए सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इसको बोला जाता है मसोले, MASOLE, मसोले। ये नोट डाउन करिए, हो गया नोट डाउन। तो इंडोनेशिया, मलेशिया में लद्दाख, फिलीपींस में चांगिन, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंग्या और मेडागास्कर में तावी, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले। और देखिए और भी नाम है अभी। वेस्टर्न अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में इसको बोलते हैं लोगान। वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में इसका नाम है लोगान, LOGAN, लोगान। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में इसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका बेसिकली मैक्सिको वाला पोर्शन, मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा। मैक्सिको वाले पोर्शन में इसको बोलते हैं मिल्पा। ठीक है। ब्राजील, यहां मैक्सिको चाहे आप लिख सकते हैं, मैक्सिको। ब्राजील, ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका, रोका। ठीक है। फिर इसके बाद वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनुको, कोनुको। तो वेस्ट अफ्रीका में लोगान, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको बोलते हैं, हमने लिखाया आपको बता ही दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोलते हैं? झूम, झूम। ठीक है। इसके बाद राजस्थान में बोलते हैं वात्रा, राजस्थान में इसको बोलते हैं वात्रा, WATRA, वात्रा। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, केरला में इसको बोलते हैं कुमारी। केरला का लोकल नाम इसका क्या है? कुमारी। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोडू, आंध्र प्रदेश, इसमें बोलते हैं पोडू, आंध्र प्रदेश में पोडू। ओडिशा में इसका नाम है बिंगा। ओडिशा में, ओडिशा में अलग अलग जगहों पर कई नाम हैं, जैसे बिंगा, ठीक है, धावी, बिंगा, धावी, ये सब नाम है। ठीक है। बिंगा, धावी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं दहिया। MP एंड छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है इसमें बोलते हैं दहिया या पेडा, पेडा, दहिया या पेडा, या इसको बोलते हैं दिप्पी, दिप्पी। ये सब लोकल के नेम है इंडिया में, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हमारे लोकल नेम्स हो गए। जैसे एक बार फिर से बता देते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग, फिलीपींस में चांगिन, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंग्या, मेडागास्कर में तावी, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले। फिर वेस्ट अफ्रीका में लोगान, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम, राजस्थान में वात्रा, केरला में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोडू, ओडिशा में बिंगा और धावी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया, पेडा और डिप्पी। ये इसके कौन से नेम्स हैं? ये इसके रीजनल नेम्स हैं, यानी ये स्थानीय भाषा में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हमारे एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइप की एग्रीकल्चर है, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है, बहुत ही पुरानी, पुरातन और आदिवासी जनजातियों द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली ये कृषि है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आज की क्लास को रखते हैं। आज की क्लास यहाँ तक है, और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तो एग्रीकल्चर के अदर टाइप्स में हम लोग फोकस करेंगे। 20-22 टाइप के एग्रीकल्चर के प्रकार हैं। ठीक है ना। तो अभी ये पहला हुआ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसके बाद रिले क्रॉपिंग, LA क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, बहुत तरह की फार्मिंग्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।